दोस्तों चलिए आज आपको फिर एक बार रशियन एनर्जी की कहानी सुनाते हैं। माना कि अब तक आप इस इशू के बारे में कई बार सुन चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि यूरोप अपनी एनर्जी की नीड्स के लिए रशिया पर किस हद तक डिपेंडेंट है। आप सोच रहे होंगे कि फिर इस वीडियो में नया क्या है। तो दोस्तों अभी तक हम केवल रशियन ऑयल पर फोकस करते आए हैं, बट व्हाट अबाउट नेचुरल गैस। हम अक्सर ऑयल और नेचुरल गैस को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं या फिर इन दोनों को एक कॉमन फ्यूल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जियोपॉलिटिक्स में नेचुरल गैस के डायनामिक्स ऑयल से कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। स्पेशली जर्मनी जो यूरोप का लार्जेस्ट गैस कंज्यूमर है, उसकी केस स्टडी इस लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो आप जानते ही हैं कि यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी अपना 30% ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन जब बात गैस की हो तो ये डिपेंडेंसी 60% तक बढ़ जाती है। जबकि फिनलैंड और बाल्टिक कंट्रीज तो अपनी गैस सप्लाईज के लिए पूरी तरह से रशिया पर डिपेंडेंट हैं। दोस्तों आज जर्मनी भले ही अपनी गैस की नीड्स के लिए रशिया पर एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो, लेकिन एक समय में जर्मनी के सपोर्ट से ही रशिया अपने गैस एक्सपोर्ट्स के इस ह्यूज एम्पायर को बिल्ड करने में कामयाब हो पाया था। किंतु समय का पहिया कुछ इस तरह घूमा कि आज जर्मनी चाह कर भी खुद को रशियन गैस से अलग नहीं कर पा रहा है। क्या आपने गौर किया है कि यूएस, यूके और ईयू के बार बार कहने के बावजूद जर्मनी रशियन गैस को पूरी तरह बैन करने से हिचकिचा रहा है। जो जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर होने के नाते ईयू के सभी डिसीजंस को लीड करता था, वो इस क्राइसिस में साइडलाइन होने से डील कर रहा है। इसके कारण क्या है? जर्मनी और रशिया की गुत्थी इतनी उलझी हुई क्यों है? क्या ये सिर्फ रशियन डिपेंडेंस का नतीजा है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स स्टेक्स पर हैं? आज के इस वीडियो में हम रशियन गैस और जर्मनी के इन सभी गैस डायनामिक्स को आपके लिए एक नए सिरे से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट है। जर्मनी, रशिया, यूक्रेन या फिर यूरोप की गैस सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस जीएस2 के आईआर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के एंड में हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने स्टडी आईक्यू की पहली किताब फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को शानदार रिस्पांस देते हुए यूपीएससी कैटेगरी में बेस्ट सेलर बना दिया और आपके इसी रिस्पांस की सराहना करते हुए स्टडी आईक्यू लेके आया है इंडियन ज्योग्राफी पे अपनी नई किताब, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है यूपीएससी, सीएसई और बाकी के स्टेट एग्जाम्स के लिए। इस बुक के स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो अराउंड 200 मैप्स और डायग्राम्स यूज किए गए हैं बेहतर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, टेबल फॉर्म में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रियल लाइफ एग्जांपल की केस स्टडीज और भी बहुत कुछ है जो इस बुक को बनाता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों आज ही घर बैठे ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इंडियन ज्योग्राफी पे स्टडी आईक्यू की शानदार किताब। लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपने जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कॉल्स को हाल ही में सुना हो तो उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने रशिया के गैस इंपोर्ट्स को इमीडिएटली बंद कर दिया तो उनके हाउसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, केयर सेंटर्स और यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस काम करना बंद कर देंगे। एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को अपनी जॉब्स के साथ हाथ धोना पड़ेगा और उनकी पूरी इकोनॉमी और सप्लाई चेन्स स्ट्रेस में आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी रशियन गैस पर इस लेवल तक डिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंस रातों रात नहीं हुई। इसको समझने के लिए चलिए आपको वापस कोल्ड वॉर के दौर में ले चलते हैं। कहानी है 1960s की। यूरोप के ऊपर कोल्ड वॉर के काले बादल छाए हुए थे। यूएस और यूएसएसआर के बीच तानातानी अपने पीक पर थी। इस दौरान यूएसएसआर को साइबेरिया में नेचुरल गैस के कई भारी भरकम रिजर्व्स हाथ लगे। इस एक्सप्लोरेशन के बाद रशिया के गैस रिजर्व्स की ह्यूज वेल्थ दुनिया के सामने आने लगी। अभी तक यूरोप में केवल नेदरलैंड्स और इटली जैसे देश नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1960s के दशक में यूरोपियंस ने साइबेरिया से आने वाली गैस को कंसीडर करना शुरू किया। 1960s में जहां एक तरफ यूएसएसआर में एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी उसके गैस फील्ड्स के भंडार खोल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में चल रहे पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन में इस गैस की डिमांड्स बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ यूएसएसआर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस गैस को सप्लाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फंडिंग का था। इस पॉइंट पर वेस्ट जर्मनी यूएसएसआर की मदद के लिए आगे आया। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन पीरियड में वेस्ट जर्मनी फल फूल रहा था।
उसकी स्टील इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी बूमिंग ग्रोथ के लिए उसको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। इसलिए जर्मनी के कई स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के साथ यूएसएसआर की गैस पाइपलाइन को फंड करने के लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें द्रुजबा पाइपलाइन के रूप में देखने को मिला। ये रशिया को ईस्टर्न यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों से कनेक्ट करने वाली वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ऑयल पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन वेस्ट जर्मनी और यूएसएसआर के कोलैबोरेशन के चलते 1964 तक बनकर तैयार हुई। ये पाइपलाइन दोनों देशों के बीच की फ्रेंडशिप का एक पावरफुल सिंबल थी, इसलिए इसको फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी और रशिया के बीच ये बढ़ता कोऑपरेशन यूएस की नज़रों में शुरुआत से ही खटक रहा था। 1963 में कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन पर एम्बार्गो लगाकर उसको रोकने की कोशिश की। अब यूएस अकेला तो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने एलाइज जैसे कि ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी पर प्रेशर बनाना शुरू किया। ब्रिटेन ने तो इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाकी सभी नेटो कंट्रीज यूएस के इस प्रेशर तले उनकी बात मान गई। वेस्ट जर्मनी ने ना चाहते हुए भी यूएसएसआर पर एक पार्शियल बैन इम्पोज किया। खैर, इस एम्बार्गो से पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन 1 साल डिले जरूर हुआ, बट ओवरऑल उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 1960s के एंड में जर्मन चांसलर विली ब्रांड्स ने वेस्ट जर्मनी की रिलेशनशिप को सोवियत रशिया के साथ और बेहतर करना शुरू किया। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑस्ट पॉलिटिक के तहत उन्होंने अपने ईस्टर्न नेबर्स के साथ ट्रेड और डिप्लोमेसी के जरिए यूरोप में पीस मेंटेन करने की कोशिश की। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑस्टो पॉलिटिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। खैर, इस पॉलिसी के अंतर्गत वेस्ट जर्मनी और यूएसएसआर के बीच 1970 में एक डील साइन की गई, जिसके तहत वेस्ट जर्मनी ने सोयूज गैस पाइपलाइन के एक्सटेंशन ट्रांस गैस को प्रेजेंट डे चेक रिपब्लिक के थ्रू जर्मन के बेवेरिया तक आने की इजाजत दी। तो आप देख सकते हैं कि गैस के बदले वेस्ट जर्मनी रशिया को उसके पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील पाइप्स प्रोवाइड करता था, और इस एग्रीमेंट को पाइप्स फॉर गैस एग्रीमेंट भी कहा जाता था। कुल मिलाकर यहाँ डिमांड भी थी और सप्लाई भी। रशिया को अपनी गैस सप्लाई करनी थी और यूरोप को इस गैस की बेहद जरूरत थी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ईस्ट और वेस्ट के बीच ये म्यूचुअल कोऑपरेशन गैस ट्रेड के रूप में इनविटेबल हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैस ट्रेड जियोपॉलिटिकल अपहेवल से हर बार बचता रहा। चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड करने के कुछ ही समय बाद 1968 में ऑस्ट्रिया और यूएसएसआर के बीच एक गैस डील साइन हुई। इसके तहत ऑस्ट्रिया ने पहली बार यूरोप में रशियन गैस की शिपमेंट्स रिसीव की। 1970s में यूरोप में गैस का इनफ्लो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 1973 तक यूएसएसआर ने नेचुरल गैस के शिपमेंट्स वेस्ट जर्मनी में आने भी शुरू हो गए। जर्मनी और यूएसएसआर ने इस बीच नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर कई डील साइन की। 1970s की फेमस ऑयल क्राइसिस के बाद जर्मनी जैसी कंट्रीज ने अपनी एनर्जी नीड्स के लिए नेचुरल गैस पर डिपेंडेंस और भी ज़्यादा बढ़ा दी, और इससे जर्मनी और यूएसएसआर और भी क्लोज आ गए। इस दौरान यूरोप में नेचुरल गैस का कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा था, लेकिन उसी के साथ गैस कोल और ऑयल के कंपैरिजन में चीप और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी थी। हालांकि यूरोप में ब्रिटेन, नॉर्वे और नेदरलैंड्स भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन रशियन गैस उनके कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल थी। साथ ही साथ नॉर्थ सी की नेचुरल गैस रिसोर्सेज भी डिप्लीट होती जा रही थी। इसके अलावा नेदरलैंड्स ने इसी दौरान अपने ग्रोनेंगन गैस फील्ड्स को शट डाउन कर दिया, क्योंकि इस फील्ड की वजह से उनके यहाँ अर्थक्वेक के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। देखते ही देखते यूरोप की मैक्सिमम गैस कंजम्पशन नीड्स यूएसएसआर के द्वारा फुलफिल की जाने लगी, और इनमें से जर्मनी और इटली सबसे प्रोमिनेंट कंज्यूमर थे। लेकिन जैसा हमने अभी देखा था कि यूएसएसआर के ऊपर यूरोप की बढ़ती डिपेंडेंस किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आ रही थी। 1980s में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को रशियन गैस को रिड्यूस करने के लिए एक बार फिर प्रेशराइज किया। लेकिन यहाँ सीधी सी बात ये थी कि ये डील यूरोप और यूएसएसआर दोनों के लिए बेनिफिशियल थी, इसीलिए यूएस के प्रेशर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। आपको बता दें कि जब 1989 में बर्लिन वॉल फॉल हुई, उस समय यूएसएसआर वेस्ट जर्मनी को उसकी 1/3 नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा था। वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो रशियन गैस पाइपलाइंस जो 1973 में 1.1 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हुआ करती थी, वो 1993 तक आते आते 25.7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पहुंच गई। लेकिन 1990s में यूएसएसआर टूटकर 15 नई कंट्रीज में बंट गया। यूएसएसआर के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अब ईस्टर्न यूरोप की इंडिपेंडेंट टेरिटरीज स्पेशली यूक्रेन से होकर गुजरने लगी। यूक्रेन से ओल्ड और एफिशिएंट गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से रशिया की स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस कंपनी
गैसप्रॉम ने अपने डिलीवरी के रूट्स को नई पाइपलाइंस के जरिए तेजी से डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। उदाहरण के तौर पर यमल पाइपलाइन जो 2006 में बनकर तैयार हुई, वो साइबेरिया के गैस फील्ड्स को बेलारूस और पोलैंड से होते हुए जर्मनी तक कनेक्ट करने लगी। इसके अलावा रशिया को यूक्रेन और बाकी कंट्रीज के थ्रू गैस सप्लाई करने के लिए एक ह्यूज ट्रांजिट फीस भी चुकानी पड़ती थी। इसीलिए जर्मनी और रशिया के बीच पड़ने वाली सभी कंट्रीज के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस खत्म करने के लिए रशिया ने 2005 में अपनी आइकॉनिक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। नॉर्थ स्ट्रीम बाल्टिक सी में बिछाई गई एक अंडर सी पाइपलाइन थी जो रशियन गैस को डायरेक्टली जर्मनी और बाकी यूरोप तक पहुंचा सकती थी। इस पाइपलाइन को पोलैंड और बाल्टिक स्टेट समेत यूएस द्वारा स्ट्रांगली अपोज किया गया, लेकिन जर्मनी ने इसको रशिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए परस्यू करना सही समझा। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जर्मनी के अंदर गैस की सप्लाई और स्टोरेज के लिए पाइपलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज फैसिलिटी भी बिल्ड की गई। गैसप्रॉम में अपनी एक लोकल सब्सिडरी का भी गठन किया। आपको बता दें कि इस पाइपलाइन की फाउंडेशन जर्मन चांसलर गेरहार्ड शॉडर और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा रखी गई। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जर्मन चांसलर गेरहार्ड शॉडर ने नॉर्थ स्ट्रीम को अप्रूव प्रेसिडेंट पुतिन को प्लीज करने के लिए किया और इसी के बदौलत आज वो गैसप्रॉम के बोर्ड मेंबर की कुर्सी पर बैठे हैं। इनको यूरोप में प्रेसिडेंट पुतिन का पपेट कहा गया था। कई जर्मन पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जर्मनी की रशियन गैस के ऊपर इतनी इंटेंस डिपेंडेंस शॉडर के कारण ही हुई है। यूक्रेन पर डिपेंडेंस खत्म करने के लिए रशिया ने टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन को भी स्टैब्लिश किया। ये पाइपलाइन रशिया के लार्जेस्ट गैस रिजर्वायर्स को सदर्न यूरोप से टर्की के थ्रू कनेक्ट करती है। खैर, इस सेंचुरी के पहले दशक में भी जर्मनी और रशिया का कोऑपरेशन बढ़ता गया। जर्मनी के गैस इंपोर्ट्स पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर तेजी से आगे बढ़ते गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूरोप की जियोपॉलिटिक्स में कई चैलेंजेस आए, जिसकी वजह से जर्मनी के ऊपर उसकी रशियन डिपेंडेंस खत्म करने के लिए लगातार प्रेशर बनाया गया। स्पेशली जॉर्जिया और क्राइमिया क्राइसिस के दौरान यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज इस डिपेंडेंस को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए, लेकिन वो इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं थे। 2014 के क्राइमियन इन्वेजन के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने कई रशियन सेक्टर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन ऑयल और गैस को ज़्यादा हर्ट नहीं किया गया। उल्टा 2018 में नॉर्थ स्ट्रीम के पैरेलल रशिया की दूसरी अंडर सी पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 2 का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि 1200 किलोमीटर लॉन्ग और $11 बिलियन वर्थ की इस पाइपलाइन की कैपेसिटी हर साल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस सप्लाई करने की है। यूएस का ऑपोजिशन अब और ज़्यादा फियर्स होता जा रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि इस पाइपलाइन के बाद जर्मनी पूरी तरह रशिया का गुलाम बन जाएगा, लेकिन इस सब के बावजूद इस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर नवंबर में पूरा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि लगभग पिछले 50 सालों में जर्मनी के होम्स और बिजनेसेस को रशियन गैस फ्यूल करती आ रही है। इस बीच दुनिया ने क्या कुछ नहीं झेला, चाहे फिर वो ग्लोबल एनर्जी शॉक्स हों, पोलैंड से लेकर फॉर्मर यूगोस्लाविया तक की पॉलिटिकल क्राइसिस हो, यूएसएसआर के ह्यूज एम्पायर का विघटन हो, क्राइमिया और जॉर्जिया का एनेक्सेशन हो, या फिर आज यूक्रेन में चल रही क्राइसिस ही क्यों ना हो। इस लंबे पीरियड के दौरान अगर कोई चीज़ कांस्टेंट रही तो वो है जर्मनी और रशिया का नेचुरल गैस ट्रेड। लेकिन आज यूरोप की सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यूरोप में कोई क्राइसिस इस लेवल तक बढ़ी है, तो जाहिर है कि जर्मनी के ऊपर रशियन गैस को बैन करने का इंटेंस प्रेशर है। इन सभी डेवलपमेंट्स के अलावा एक ऐसा फैक्टर और भी है जो जर्मनी की सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, और वो है उसका एंटी न्यूक्लियर ट्रेडिशन। दोस्तों 1975 से ही जर्मनी की सिटीजन्स के बीच एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट के साइन देखने को मिल रहे थे। 1978 में यूएस के 3 माइल आइलैंड, 1986 में चेर्नोबिल और 2010 में हुए फुकुशिमा जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर्स इन प्रोटेस्ट को समय समय पर बढ़ावा देते रहे। ये एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स 1980 में जर्मनी की फेमस ग्रीन पार्टी के फॉर्मेशन का एक मेन कारण थे। इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते 1998 में चांसलर गेरहार्ड शॉडर के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी का कोalition पावर में आया, और उन्होंने जर्मनी की एनर्जी हिस्ट्री में इतिहास लिखते हुए एक न्यूक्लियर कंसेंसस चॉक आउट किया, जिसके तहत उन्होंने देश की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को पूरी तरह शटडाउन करने का फैसला किया। इसी प्लान के तहत उनके सभी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स की मैक्सिमम लाइफ 32 ईयर्स सेट करते हुए 2022 तक अपने सभी प्लांट्स को फेज आउट करने का तय किया। एंजेला मर्केल की
क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने इस डिसीजन को ये देखते हुए क्रिटिसाइज किया कि ऐसा करना नेशनल एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। 2009 में जब एंजेला मर्केल की पार्टी फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी के साथ पावर में आई, तब उन्होंने एग्जिस्टिंग प्लांट्स का लाइफ बढ़ाकर अपने प्रीवियस गवर्नमेंट के डिसीजन का तख्ता पलट कर दिया। इंटरेस्टिंग यह है कि इस प्रोग्राम को फेज आउट ऑफ द फेज आउट के नाम से जाना गया, लेकिन 2010 में जापान में हुआ फ्यूकुशिमा डिजास्टर के बाद एंजेला मर्केल की गवर्नमेंट को पूरी तरह टारगेट किया गया, जिसकी वजह से उन्हें अपना डिसीजन बदलना पड़ा। इसके बाद गवर्नमेंट ने देश के 8 न्यूक्लियर प्लांट्स को शट डाउन करने के ऑर्डर्स दिए और बाकी बचे हुए 9 प्लांट्स का ऑपरेशन लिमिट कर दिया और 2022 तक इनको पूरी तरह से फेज आउट करने का फैसला लिया। लास्ट ईयर 2021 में जर्मनी ने अपने बचे हुए 6 में से 3 न्यूक्लियर प्लांट्स को शट डाउन कर दिया और बाकी 3 बचे हुए इस साल होने वाले थे। अब यूक्रेन क्राइसिस के बाद शायद ये प्लान डिले हो जाए, लेकिन ये बात तो तय है कि अब जर्मनी को अपने एंटी न्यूक्लियर स्टैंड की वजह से और भी ज्यादा लंबे समय तक फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैस पर रिलाई करना पड़ सकता है। कई एक्सपर्ट्स यहाँ कहते हैं कि फ्रांस अपनी 70% पावर न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करता है, लेकिन जर्मनी का ये एंटी न्यूक्लियर अप्रोच उसके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी केवल इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को पूरा कर सकती है, लेकिन जर्मनी को नेचुरल गैस की जरूरत उसकी इंडस्ट्रीज और हीटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए है। इसीलिए उसको अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को फेस करने से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगी। खैर, वो जो भी हो, यहाँ एक बात गौर करने वाली ये भी है कि 2045 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए जर्मनी 2000 से ही अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी में बहुत इंटेंस इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस फील्ड में उसको कामयाबी भी हासिल हुई है, लेकिन अभी भी ये रिसोर्सेज नेचुरल गैस को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, नेचुरल गैस एक ट्रांजिशनल फ्यूल है, यानी कि हाइड्रोकार्बन से पूरी तरह रिन्यूएबल्स पर स्विच करने की जर्नी के बीच हमें नेचुरल गैस का सहारा लेना ही होगा। नेचुरल गैस कोल और ऑयल जैसे रिसोर्सेज से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, इसीलिए ग्रीन एनर्जी पर पहुंचने की जर्नी के दौरान कंट्रीज को नेचुरल गैस पर ही स्विच करना होगा। इसके अलावा जर्मनी की आधे से ज़्यादा नेचुरल गैस उसके मैसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंज्यूम होती है। अगर जर्मनी अपने आप को इमीडिएटली पूरी तरह नेचुरल गैस से फ्री करना चाहता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को या तो अपना आउटपुट डिक्लाइन करना होगा या फिर उसको अपने प्रोसेस को पूरी तरह से रीशफल करना होगा, और ऐसा करना जर्मनी के लिए टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ बहुत कॉस्टली भी प्रूफ होगा। ये सभी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, और वो ये कि जर्मनी यूं अचानक खुद को रशियन गैस से कट ऑफ नहीं कर सकता। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या आज रशिया के अलावा जर्मनी या यूरोप के पास नेचुरल गैस के कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नेचुरल गैस 2 तरह से सप्लाई की जाती हैं। इसमें पहला और सबसे इजी तरीका है डायरेक्ट पाइपलाइंस के जरिए। इस मेथड के थ्रू यूरोपियन यूनियन, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस इंपोर्टर है, उसकी 41% गैस रशिया से, 24% नॉर्वे से और 11% अल्जीरिया से आती है। अल्जीरिया और लीबिया सदर्न यूरोप के देशों जैसे कि इटली और स्पेन में गैस सप्लाई करते हैं। वहीं नॉर्वे, नेदरलैंड्स और अजरबैजान जैसे प्रोड्यूसर्स इतनी क्वांटिटी में गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं कि वो जर्मनी की नीड्स को पूरा कर सके। वहीं दूसरा तरीका है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस मेथड में गैस के टेम्परेचर्स को रिड्यूस करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस लिक्विफाइड नेचुरल गैस को कंटेनर्स में भरकर दुनिया के अलग अलग कोनों में शॉप्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। यूएस, कतर, ऑस्ट्रेलिया, पोर्टुगल और स्पेन जैसी कंट्रीज के पास इसके इनफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसको रिसीव करने के लिए कंट्रीज को इंपोर्ट टर्मिनल्स के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। लेकिन जर्मनी के पास अभी वर्किंग एलएनजी टर्मिनल्स नहीं हैं। जर्मनी ने हाल ही में इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्पीड अप किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जर्मनी के पास ऑल्टरनेटिव्स तो हैं और वो आज उन सभी फ्रंट्स पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन ये सभी ऑल्टरनेटिव्स एक ह्यूज कॉस्ट और टाइम डिमांड कर रहे हैं। जर्मनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी देश के ऊपर अपनी एसेंशियल सप्लाईज के लिए एक्सेसिव डिपेंडेंस क्राइसिस के समय में एक जियोपॉलिटिकल इशू बनकर सामने आ सकती है, और इसीलिए वी शुड नेवर कीप ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस, और आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाउ इज द रशिया यूक्रेन क्राइसिस गोइंग टू इम्पैक्ट यूरोप्स ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।